हाँ जी बेटा, वी हैव फिनिश्ड विद काइनेमेटिक्स और वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर डायनामिक्स। हेडिंग लिखिए डायनामिक्स। बेटा प्लीज क्वाइट, हाँ चुप करने आने का टाइम नहीं है मेरे पास। डायनामिक्स। डायनामिक्स में हम डिस्कस करेंगे फोर्सेस, इंपॉर्टेंट फोर्सेस की बात करेंगे, हम बात करेंगे न्यूटन लॉज और हम कैलकुलेशंस करेंगे, F इज इक्वल टू ma कैलकुलेशंस करेंगे। अच्छा बेटा, तो सबसे पहले डायनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन को डील करते हैं एंड वी कंसीडर, वी टेक इनटू अकाउंट द मास एंड फोर्स। हम मास की भी बात करेंगे, फोर्स की भी बात करेंगे। काइनेमेटिक्स में नहीं करते थे मास और फोर्स की बात। तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए फोर्स। फोर्स जी जनाब, क्या होती है फोर्स? व्हाट इज फोर्स? बिल्कुल सही है, पुश और पुल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। फोर्स इज अ पुश और पुल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। लिखिए प्लीज, इट इज पुश और पुल, पुश और पुल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। Force is a push or pull in a particular direction. लिख लिया? Force is a push or pull in a particular direction. अच्छा भी फोर्स क्या करती है? फोर्स रुकी हुई चीजों को चलाना चाहती है या चलाती है। फोर्स एक्सेलरेट करती है। कुछ चीज रुकी हुई है, मैंने चला दी, इसकी स्पीड चेंज की, तो फोर्स क्या करती है? एक्सेलरेट करती है या एक्सेलरेट करने की कोशिश करती है। इट टेंड्स टू, मैं बोल्ट को पुश कर रहा हूं, नहीं एक्सेलरेट हो रहा, मैं कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो रहा। फोर्स एक्सेलरेट्स और टेंड्स टू एक्सेलरेट। फोर्स स्टॉप्स, मार्कर आ रहा था, मैंने कैच किया, स्टॉप कर दिया, स्पीड चेंज की। फोर्स डीसेलरेट्स, ट्रक आ रहा है आगे, खड़ा हो गया, रोकने की कोशिश कर रहा हूं, स्टिकर बन जाएगा, टेंड्स टू डीसेलरेट। फोर्स डीसेलरेट करती है या डीसेलरेट करने की कोशिश करती है। और फोर्स डिफॉर्म, पेज को मैंने फाड़ दिया, पेज डिफॉर्म्स, तोड़ो, टेंस टू डिफॉर्म। तो फोर्स क्या करती है जी? पहले रुका हुआ था, चल रहा है कि नहीं चल रहा? फोर्स डिफॉर्म्स, डिफॉर्म करती है और डिफॉर्म करने की कोशिश करती है। किसी चीज को डिफॉर्म करें तो एक्सेलरेट नहीं करेंगे आप। स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, रुका हुआ है, कंप्रेस करेंगे तो मूव करेंगे ना मेरा बेटा, ठीक है? ओके, जो चीज रुकी हुई, कोई भी चीज मूव कर जाती है तो वो एक्सेलरेट हुआ, पहले स्पीड कम थी, बाद में चेंज हो गई। तो लिखिए प्लीज, लिखिए फोर्स एक्सेलरेट्स और टेंड्स टू एक्सेलरेट। एक्सेलरेट करती है या एक्सेलरेट करने की कोशिश करती है। बेटा लिखिए प्लीज, फोर्स एक्सेलरेट्स और टेंड्स टू एक्सेलरेट। इस पे डिसेलरेशन भी इस पे आ जाता है। स्लो होना या स्पीड का कम होना नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है ना, तो उस पे इसमें आता है। इट डिफॉर्म्स और टेंड्स टू डिफॉर्म। इट डिफॉर्म्स, डिफॉर्म करती है या डिफॉर्म करने की कोशिश करती है। फोर्स डिफॉर्म्स और टेंड्स टू डिफॉर्म। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी मेजर्ड इन न्यूटन्स। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, force is a vector quantity, it is a vector quantity measured in newtons, इसकी यूनिट न्यूटन है। और हम पढ़ेंगे न्यूटन की डेफिनेशन क्या है कि जब बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करती है 1 केजी मास के ऊपर, तो वो एक्सेलरेट कितना करता है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब 1 केजी मास पे, तो बेटा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेट कराना हो तो हमें 1 न्यूटन फोर्स चाहिए। ये न्यूटन की डेफिनेशन है। लिखिए, फोर्स विल बी 1 न्यूटन। लिखिए, फोर्स विल बी 1 न्यूटन। जी बेटा, इससे पहले वाला पॉइंट क्या बताया था मैंने? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी मेजर्ड इन न्यूटन्स। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी मेजर्ड इन न्यूटन्स। अब न्यूटन की डेफिनेशन है, देखिए, फोर्स विल बी 1 न्यूटन
force will be 1 Newton when 1 kg mass is accelerated. Force will be 1 Newton when 1 kg mass is accelerated at 1 meter per second square. जब 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे 1 kg मास पे तो कितना एक्सेलरेट करेगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक सबको पता है। अब थोड़ा एडवांस लेवल, बेटा फोर्स विल बी 1 न्यूटन व्हेन 1 kg मास इज एक्सेलरेटेड एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, अगली बात, बेटा फोर्सेस हमेशा पेयर्स में होती हैं। दुनिया में कोई फोर्स अकेली नहीं होती, पेयर्स में होती हैं। एक्शन एंड रिएक्शन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो लिखिए, फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन पेयर्स। Forces always act in pairs. Forces always act in pairs. Bracket में that is action and reaction. That is action and reaction. Familiar है आप action and reaction से, पढ़ भी लेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, जितनी फोर्स से अर्थ इसको नीचे पुल कर रही है ना बेटा, इसका वेट, लिसन, जितनी फोर्स से अर्थ इसको नीचे पुल कर रही है, इतनी फोर्स से ये अर्थ के ऊपर पुल कर रहा है। अर्थ की फोर्स इसके ऊपर, इसकी फोर्स अर्थ के ऊपर। जितनी फोर्स से मैं बोर्ड को पुश कर रहा हूं, उतनी फोर्स से बोर्ड मुझे पुश कर रहा है। जितनी फोर्स से मैं चलता हूं, या आई एम स्विमिंग, मैं पानी को पीछे पुश कर रहा हूं, आई एम पुशिंग द वाटर बैकवर्ड, द वाटर इज पुशिंग मी फॉरवर्ड, उतनी फोर्स से पुश कर रहा है। इक्वल एंड ऑपोजिट, एक्शन एंड रिएक्शन, फोर्सेस हमेशा पेयर्स में होती है। आ जाओ मेरा बेटा। अच्छा भाई, नेक्स्ट, टाइप ऑफ फोर्सेस। टाइप ऑफ फोर्सेस, इनकी सिर्फ आपको एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बेटा फोर्स की फैमिली की 3 तरह की फोर्सेस होती हैं। पूरी यूनिवर्स में 3 तरह की फोर्सेस होती हैं। एक होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फोर्सेस कहना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और न्यूक्लियर फोर्सेस। पूरी यूनिवर्स में 3 फैमिलीज हैं फोर्सेस की, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एंड न्यूक्लियर फोर्सेस। हाँ जी, हमने स्टार्ट किया फोर्स। फोर्स इज अ पुश और पुल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। फोर्स क्या करती है? एक्सेलरेट करती है, या एक्सेलरेट करने की कोशिश करती है, डिफॉर्म करती है, या डिफॉर्म करने की कोशिश करती है। फोर्स न्यूटन में मेजर करते हैं। आ जाओ मेरा बेटा, बैठ जाए। और ये वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स की डायरेक्शन होती है, पता है आप लोगों को। फिर हमने बात की कि फोर्स हमेशा पेयर्स में होती है, एक्शन एंड रिएक्शन। दुनिया में, पूरी दुनिया में 3 तरह की फोर्सेस हैं, और हमने सिर्फ ये 2 एक्सपीरियंस किए। ये एक्सपीरियंस नहीं कि हमने आज तक, हमने आपस की बात कर रहा हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ये मैसेस के दरमियान होती है। एवरी मैस अट्रैक्ट्स द अदर मैस। सन प्लैनेट्स को अट्रैक्ट कर रहा है तो उसके अराउंड घूम रहे हैं, वरना रुकी हुई चीज रुकी रहती है, चलती हुई चीज स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। प्लैनेट्स पागल हैं जो सन के अराउंड घूम रहे हैं, तो उनको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है वो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है। हम देखो, हमें जमीन नीचे पुल करी, मार्कर को छोड़ूंगा तो नीचे गिरेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ भी एक मैस है, मार्कर भी मैस है। एवरी मैस अट्रैक्ट्स द अदर मैस। अच्छा, आप कहेंगे सर हर मैस दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो हम एक दूसरे की तरफ चिपक क्यों नहीं जाते? ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में हमारी आपस की अट्रैक्शन निग्लिजिबल है और बैलेंस हो रही है। क्या मतलब? जितने मैसेज मेरे इस तरफ है मुझे उधर को पुल कर रहे हैं, उतने ही मैसेज मेरे पीछे मुझे पीछे को पुल कर रहे हैं, बैलेंस्ड। जितने मैसेज मेरे राइट पे हैं इस यूनिवर्स में, उतने ही लेफ्ट पे हैं, बैलेंस हो रही है। एक बात। और दूसरी बात ये कि हमारी आपस की जो फोर्स है ना, वो निग्लिजिबल है अर्थ की फोर्स के मुकाबले में, इसलिए फील नहीं होती। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसकी एग्जाम्पल लिखेंगे, पूरा नहीं लिखता। फॉर एग्जाम्पल वेट, फॉर एग्जाम्पल वेट,
forces between sun and planet, force between sun and planets, ये ए लेवल 2 में पढ़ेंगे आप, ग्रेविटेशन पूरा चैप्टर है ग्रेविटेशन का, यहां पे बस पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए और एग्जाम्पल पता होनी चाहिए। कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, नहीं पूछेगा, पूछ भी ले तो पता है, एवरी मैस अट्रैक्ट्स द अदर मैस, इट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अच्छा भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बेटा वेट के अलावा आपने जितनी भी फोर्सेस फील की है ना, आपने टेंशन फील की है, आपने नॉर्मल रिएक्शन फील की है, आपने फ्रिक्शन फील की है, दे ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक पोल्स मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ को अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ को रिपेल करता है, ये तमाम कौन सी फोर्सेस हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अदर देन वेट हमने जितनी भी फोर्सेस एक्सपीरियंस की हैं, अर्थ मुझे ऊपर को पुश कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैं इसको पुश कर रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये फ्रिक्शन है, मेरा हाथ यूं जा रहा है ना, इसमें फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दो लाइक चार्जेस हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो अदर देन वेट आपने जितनी भी फोर्सेस एक्सपीरियंस किए हैं, दे ऑल आर व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। बस इसकी एग्जांपल लिख लें। फॉर एग्जांपल, पुश, टेंशन, टेंशन की बात करूंगा रोप के अंदर होती है, नॉर्मल रिएक्शन, बिल्कुल सही है, नॉर्मल रिएक्शन, एग्जांपल्स पता होने चाहिए आपको, फ्रिक्शन और फोर्सेस बिटवीन चार्जेस एंड मैग्नेट्स, forces between charges and magnets, they all are what? Electromagnetic forces. वेट के अलावा जितनी भी फोर्सेस आप अप्लाई करते हैं या फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, दे ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तीसरी फोर्स होती है न्यूक्लियर फोर्सेस, वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। हमने आज तक एटम को नहीं देखा, तो न्यूक्लियस को क्या देखेंगे? और न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्सेस हैं, प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन, ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, एक तो ये चार्ज है ना, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इस प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से इसको फट जाना चाहिए, एक्सप्लोड होना जाना चाहिए। बेटा लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं ना, इतनी छोटी सी जगह पे इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? इतने सारे प्रोटॉन्स कैद हैं इतनी छोटी सी लोकेशन में, स्ट्रॉन्ग रिपल्जन, तो उनको बाइंड करके रखा हुआ एक और फोर्स है जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट नोन फोर्स होती है ये, इतनी ज्यादा है कि इनकी रिपल्जन चाहते हुए भी अलग नहीं हो पा रहे, जबरदस्ती साथ रखा हुआ है इनको, न्यूक्लियर फोर्स। ये कहां पे होती है? इट एग्जिस्ट विद इन द न्यूक्लियस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, लिख लें, इट एग्जिस्ट विद इन द न्यूक्लियस, विद इन द न्यूक्लियस between nucleons. It exists within the nucleon, within the nucleus between nucleons. ये nucleus लिखा इतना गंदा सा, between nucleons. nucleons का बंदा पता है ना आपको? ओके तो दुनिया में बेटा फोर्सेस की 3 फैमिलीज हैं, हमने सिर्फ ये 2 एक्सपीरियंस की हुई हैं, सिर्फ ये दो नहीं एक्सपीरियंस की, हम कौन सा न्यूक्लियॉन है, हमने सिर्फ ये फोर्स एक्सपीरियंस की हुई है। अच्छा बेटा नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट फोर्सेस की हम डेफिनेशंस और समझते हैं उसके बारे में। वेट की बात करते हैं, टेंशन की बात करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन की और फ्रिक्शन की। हेडिंग लिखिए सम इंपॉर्टेंट फोर्सेस, कॉमन फोर्सेस, सम कॉमन फोर्सेस। सबसे पहले वेट, इंतजार वाला वेट नहीं, वजन वाला वेट, हाँ जी, वेट। कैसे डिफाइन करूं व्हाट इज वेट? हमने किया था बल्कि पहले चैप्टर में डिफाइन, याद है आपको? डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट, फर्स्ट चैप्टर में। तो व्हाट इज वेट? वेट इज ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है जी बिल्कुल। द ग्रेविटेशनल वेट इज द ग्रेविटेशनल पुल, इट इज ग्रेविटेशनल पुल। अर्थ के रेफरेंस से बात करेंगे तो इट इज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। चले हम अर्थ के रेफरेंस से बात करते हैं, इट इज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ
हम अर्थ के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। वेट इज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ये अर्थ है। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ वेट? यहां पे इस बॉडी का वेट की क्या डायरेक्शन होगी? डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। यहां पे वेट, ये बॉडी यहां पर है तो वेट ये है जी, बिल्कुल। वेट इज डायरेक्टेड, चलें लिख लें, वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। Weight acts vertically downwards towards center of earth. Weight acts vertically downwards towards center of earth. और सबको पता है W इज इक्वल टू क्या होता है? mg, वेट। W इज इक्वल टू mg और g होता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसकी वैल्यू होती है 10 न्यूटन्स पर केजी। 9.81 होती है, अप्रॉक्सीमेटली 10, यू आर राइट। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इसको ग्रेविटी नहीं कहना आप लोगों ने, कि ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है। तो आपने किसी भी चीज का वेट निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मैथ केजी में होना चाहिए। मैथ किस में होना चाहिए? केजी में। अगर मैथ है सपोज 50 ग्राम्स, मुझे इसका वेट निकालना है तो पहले क्या करूंगा? इसको केजी में चेंज करूंगा, 1000 पे डिवाइड करूंगा, 0.05 किलोग्राम्स। अब यहां पर फॉर्मूला लगाऊंगा, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10, 0.5 न्यूटन्स। Weight is measured by spring balance. लिखिए, it is measured by spring balance. It is measured by spring balance. मैंने पहले भी लिखवाया था आपको। It is measured by spring balance. Weight. Done? It is measured by spring balance. न्यूटन मीटर भी कहते हैं उसको, स्प्रिंग बैलेंस को। इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस और न्यूटन मीटर एक ही बात है। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, नॉर्मल रिएक्शन। बेटा प्लीज क्वाइट। नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? नॉर्मल का मतलब पता है आपको? आप लाइट के चैप्टर में नॉर्मल ड्रॉ करते रहे ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, यू आर राइट। नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री, राइट एंगल। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर पुश ऑफ द सरफेस। देखिए, इट इज परपेंडिकुलर पुश ऑफ सरफेस। ये हमेशा राइट एंगल पर होता है। इट इज परपेंडिकुलर पुश ऑफ द सरफेस। जैसे कि ये सरफेस है, इसके ऊपर एक मैस पड़ा हुआ है। बेटा लिसन, इस मैस को अर्थ नीचे पुल कर रही है, इसका वेट है ना, ये तो वेट है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। सुनो प्लीज, अब ये अपने वेट की वजह से सरफेस को नीचे पुश कर रहा है और सरफेस इसको ऊपर पुश कर रही है। ये जो सरफेस का पुश है ना, ये पुश ऑफ सरफेस, ये जो 90 डिग्री के एंगल पर है, ये क्या है? बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन है। यहां पे वेट के इक्वल है, ये बैलेंस कर रही है। अगर सरफेस यूं हो जाएगी तो नॉर्मल रिएक्शन भी यूं हो जाएगा। वेट तो यूं एक्ट करेगा, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन का ये नॉर्मल रिएक्शन है, हमेशा सरफेस के राइट एंगल पर होगा। नॉर्मल रिएक्शन, परपेंडिकुलर पुश ऑफ द सरफेस। ड्रॉ करेंगे ये भी। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर पुश ऑफ द सरफेस। इन बेटे बेटी को नजर नहीं आ रहा तो लाइन टेढ़ी कर सकते हैं, खैर है, आगे पीछे हो सकते हैं।
ओके, ये दीवार और ये फ्लोर, वॉल, फ्लोर, इधर एक मैंने स्टिक रखी हुई है, स्टिक ये दीवार के साथ यूं, बेटा चुप कर जाओ प्लीज। ये ए पॉइंट है जो कांटेक्ट में है और ये बी पॉइंट है जो कांटेक्ट में है। एग्जामिनर कहते हैं ड्रॉ द नॉर्मल रिएक्शन एट ए एंड बी ऑन द स्टिक। इस स्टिक पे 3 फोर्सेस हैं, एक तो उसका वेट लग रहा है मिडल से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम पढ़ेंगे मिडल से वेट। यहां पे कांटेक्ट पॉइंट है ना, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन कहां पे एक्ट करता है? कांटेक्ट पॉइंट पे, इट एक्ट्स एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे बनेगा? इस तरफ को, शाबाश, ये बनेगा नॉर्मल रिएक्शन। सरफेस वर्टिकल तो नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल, 90 का एंगल है ना यार, और सरफेस हॉरिजॉन्टल, ये नॉर्मल रिएक्शन बनेगा यहां। इज इट क्लियर टू यू? तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और इट एक्ट्स एट कांटेक्ट पॉइंट। ये भी ड्रॉ कर लो, लेकिन इट एक्ट्स एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नॉर्मल रिएक्शन एक्ट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इट एक्ट्स एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। Normal reaction, it acts at the point of contact. जी नहीं वैसे ही नीचे में तो मेन पॉइंट है, कहीं भी ये कांटेक्ट पॉइंट पे एक्ट करता है। इसको कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं आमतौर पे कभी कभी। इट एक्ट्स एट द कांटेक्ट पॉइंट, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। डन? लिख लिया बेटा? ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये आती होंगी ना, तो आपको ड्रॉ करना, क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होगा। नेक्स्ट लिखिए टेंशन। जी बेटा बोलो, सॉरी, ये मैं आपको सिखाऊंगा। हर फोर्स ही कैंसिल आउट करती, डिफरेंट बॉडीज पर होती है ना, वरना तो कोई चीज एक्सेलरेट ही नहीं करेगी कि फोर्सेस बैलेंस होंगी। तो हम बात करेंगे डिटेल में। न्यूटन थर्ड लॉ काफी आसान है याद करने में और सबसे मुश्किल है समझने में। हम बात करेंगे डिटेल में, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, एक दो लेक्चर के बाद पहुंचेंगे। हाँ भाई, लिखिए टेंशन। ये बिटाई नहीं मैंने डेफिनेशन, हेडिंग लिखिए टेंशन। टेंशन, टेंशन कहां पर होती है आमतौर पे? रोप के अलोंग, धागे के अलोंग टेंशन होती है। ये रोप है, इस पर टेंशन हमने खींचा तो टेंशन आ गई, टाइट हो गई, टेंशन है इसके अंदर, तनाव, टेंशन। ओके, स्प्रिंग में टेंशन होती है। अच्छा ये रॉड है ना, इसको मैं खींच रहा हूं, इस पर भी टेंशन है, टेंशन। सो फील नहीं हो रही लेकिन है टेंशन इसमें। तो लिख लें, टेंशन इज अ फोर्स दैट एक्ट्स along the rope or rod etc. It acts along rope और स्टिक भी हो सकती है, रॉड etc. होती क्या है? बेसिकली इट इज पुल इन द रोप, इट इज पुल इन द रोप। रोप और स्प्रिंग और रॉड एटसेट्रा, रोप और स्प्रिंग और रॉड, इसके अंदर जो पुल होती है ना, टेंशन। एग्जांपल्स बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये लिख लें पहले बेटा। ये देखो एक रोप है, ये रोप, यहां पे मैंने वेट हैंग किया हुआ है, वेट। लिसन, अब इस वेट पे दो फोर्सेस हैं, एक तो अर्थ से नीचे खींच रही है वेट। अब ये वेट की वजह से रस्सी को नीचे पुल कर रहा है, ये रस्सी को नीचे पुल कर रहा है, रस्सी इसको ऊपर पुल कर रही है। तो रस्सी में जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है, रस्सी के अंदर जो फोर्स है, ये क्या है? टेंशन। इट इज व्हाट? टेंशन। अच्छा, इस पॉइंट के लिहाज से टेंशन ऊपर को है, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट के लिहाज से टेंशन क्या है? डाउनवर्ड है। अगर इसका वेट कितना है? 100 न्यूटन्स, तो यहां भी टेंशन कितनी है? 100 न्यूटन्स। यहां भी टेंशन कितनी है? 100 न्यूटन्स। यहां भी टेंशन कितनी है? 100 न्यूटन्स। यहां भी टेंशन कितनी है? 100 न्यूटन। तो टेंशन की जो वैल्यू होती है वह अलोंग द थ्रेड यूनिफॉर्म होती है। लिखें, द वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन इज सेम अलोंग द रोप। द वैल्यू ऑफ टेंशन इज सेम अलोंग द रोप। टेंशन की वैल्यू रोप के अलोंग सेम होती है।
Its value is same along the rope. The value of tension is same, बेटा नहीं बोलो प्लीज, is along the rope. आप ऐसे देखिए, ये दो सपोर्ट्स हैं, प्लीज पे अटेंशन. इस पे मैंने ना एक रबर बैंड खींच के यूं लगा दिया, यूं. ये रबर बैंड है, इस रबर बैंड में टेंशन है. अच्छा, फॉर एग्जांपल यहां पे टेंशन की क्या डायरेक्शन कैसे होगी? जिस पॉइंट पे धागा अटैच होता है ना, ये फिक्स पॉइंट होता है, इससे अवे होती है हमेशा टेंशन. इस पॉइंट के लिहाज से टेंशन ये है, ये फिक्स पॉइंट है ना, इसके लिहाज से टेंशन ये है. यू नो, जिस पॉइंट से अवे होती है टेंशन, जिस पॉइंट पे रोप अटैच है उससे अवे डायरेक्शन दिखाते हैं. यहां पे टेंशन यूं है, यहां पे टेंशन यूं है. ये टेंशन अगर 50 न्यूटन है तो ये भी टेंशन कितनी है? 50 न्यूटन. एग्जामिनर कहते हैं बताएं जी इस पॉइंट के रेफरेंस से, तो आप बोलेंगे इस पॉइंट के रेफरेंस से इधर को टेंशन जो होगी वो 50 न्यूटन है, और अगर इस साइड पे बात करेंगे वो भी कितनी है? जिस पॉइंट के रेफरेंस से बात करते हैं उससे अवे, एरो से अवे बनाते हैं. आमतौर पे बीच में नहीं पूछते, या यहां पूछते हैं या यहां पूछते हैं. तो लिख दें द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज अलोंग द रोप. देखिए, द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज अलोंग द रोप. द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज अलोंग द रोप away from the fixed point where the rope is attached. Away from the fixed point, the direction of tension is along the rope, away from the fixed point where the rope is attached. अब ये एग्जांपल बताएंगे, यहां पे रोप इधर अटैच है, नीट करके बना दूं. ये एग्जांपल ड्रॉ करें मेरा बेटा, वेट ड्रॉ करें. इस पॉइंट पे के लिहाज से टेंशन नीचे को है, यहां पे रोप अटैच है, ये टेंशन. इस पॉइंट के लिहाज से टेंशन ऊपर को है. ये भी बनाएंगे, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, टेंशन यूं है और यूं है जी. अगर किसी पॉइंट के रेफरेंस से पूछे, यहां पे नॉट है, यहां पे एक नॉट बांधी हुई है, एग्जामिनर कहते हैं बताएं जी नॉट की इस साइड पे टेंशन की डायरेक्शन क्या है, तो ये फिक्स पॉइंट अज्यूम करेंगे और ये टेंशन लगा देंगे. नॉट के इस पॉइंट पे टेंशन क्या है, तो ये बनाएंगे ऐसे. हाँ, इक्वल होगी, 50-50 नहीं है, इक्वल है. जहां 100 यहां भी 100, हर जगह पे 100. अलोंग द रोप सेम रहती है, जितनी यहां है उतनी यहां 50 है, तो यहां भी सॉरी 50-50, मैं समझा आधी आधी कह रही हूं, तो 50 रहेगी. ये 50 है, यहां भी 50, यहां भी 50, यहां भी 50, हर जगह 50. अच्छा, अगर ऐसे रोप बांधी है, मुझे टेंशन ड्रॉ करके बताएं. ये रोप यूं है, यूं बांधा हुआ है आपने. ये 3 रोप्स हैं, रोप 1, रोप 2, रोप 3. इनमें जरा टेंशन बनाए इस पॉइंट के रेफरेंस से. जी, टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी? इस पॉइंट के रेफरेंस से, इस एक्स पॉइंट के रेफरेंस से क्या होगी डायरेक्शन? इसमें क्या होगी टेंशन? अपवर्ड. ये होगी T1 सपोज. इसमें टेंशन क्या होगी? अपवर्ड, T2. और इस पॉइंट के रेफरेंस से जबरदस्त. इतनी सी बात है, जिस पॉइंट पे रोप अटैच है उससे अवे होती है, उसके अलोंग होती है टेंशन. होती क्यों है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होती है. ये इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे हम. लास्ट लिखिए फ्रिक्शन, लास्ट इंपॉर्टेंट फोर्स. इरेज कर दूं बेटा? हाँ जी, हेडिंग लिखिए फ्रिक्शन. हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट फोर्सेस की. सबको पता तो है चीजें, लेकिन थोड़ा याद करा रहा हूं मैं. फ्रिक्शन. अब फ्रिक्शन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, पहले सिंपल फ्रिक्शन समझ लें. एक होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होती है डायनामिक फ्रिक्शन, एक होती है फ्लूइड फ्रिक्शन, एक होती है रोलिंग फ्रिक्शन. अभी हम नॉर्मल फ्रिक्शन की बात करते हैं. बच्चे जब मैं पूछूं ना व्हाट इज फ्रिक्शन, तो अक्सर जवाब आता है सर फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस मोशन. रॉन्ग. फ्रिक्शन डजंट अपोज मोशन. अगर फ्रिक्शन ना होती तो गाड़ी रोड पे चलती? सोचो, टायर एक ही जगह घूमता रहता. अगर फ्रिक्शन ना होती तो तुम जमीन पे चल सकते थे? फ्रिक्शन तो चलाती है, फ्रिक्शन रोकती थोड़ी है. व्हाट इज फ्रिक्शन? मूवमेंट की डायरेक्शन में भी होती है समटाइम्स. ओके, गुड ट्राई, जबरदस्त ट्राई. चलो सोच नहीं रहे. मोशन, खाली मोशन ना बात करो, एक वर्ड और सुनना चाहता हूं मैं. आप सही कह रहे हो, मोशन की भी टाइप्स होती हैं. अब मैं इधर मूव कर रहा हूं, देखो देखो देखो, मैं इधर मूव कर रहा हूं, मेरे पे फ्रिक्शन भी इधर को है, मैं मूव चल भी इधर को रहा हूं. एयर रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा मैं, ग्राउंड फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं. गाड़ी 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 कार, यू राइट. ये कार का एक व्हील है. सुनो बेटा, ये कार बना रहा हूं, प्लीज क्वाइट ना, सुन तो लो यार. हाँ भाई, गाड़ी इधर को मूव कर रही है,
पता है रोड फ्रिक्शन भी इधर को है। नो ये सही नहीं है, एवरीडे कर सकती है, मोशन को अपोज नहीं कर रही, ये तो सपोर्ट कर रही है। ओके ओके, आप एक वर्ड नहीं बोल रहे, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस स्लाइडिंग मोशन, स्लिपिंग को अपोज करती है। देखो मेरी बात सुनो, इधर बेटा इधर, अब जब मैं जमीन पे चल रहा हूं, आप मैं पाँव इधर बनाता हूं, कैमरे में नजर नहीं आएगा, ये पाँव बनाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ जी, आप जब जमीन पे चलते हैं, पाँव जमीन पे रखते हैं ना, तो अपने पाँव को किधर स्लाइड करना चाह रहे होते हैं, पीछे को, अपनी टांग को पीछे को स्लाइड करना चाह रहे हैं। इस पे स्लाइडिंग इफेक्ट कहां पर है? स्लाइडिंग इफेक्ट होते हैं स्लाइड करने की कोशिश। फ्रिक्शन कहां पर है? ये फ्रिक्शन है। चल भी इधर को रहा हूं, रोड ग्रिप है, मैं पाँव जमीन पे रखता हूं, पाँव के नीचे खींचता हूं पीछे को, फ्रिक्शन मुझे आगे पुश करती है। ओके, रोड पे टायर का ये कोना जमीन को पता क्या कर रहा है, ये पी पॉइंट जमीन पे इधर स्लाइड होना चाह रहा है। अगर ड्रिफ्ट मारोगे तो ये पीछे को स्लाइड होना चाह रहा होता है ना, यूं चल रही है ना गाड़ी, व्हील यूं चल रहा है, ये पॉइंट पीछे को स्लाइड होना चाह रहा है। स्लाइडिंग इफेक्ट, स्लाइड नहीं हो रहा, स्लाइड होने की कोशिश कर रहा है। स्लाइडिंग इफेक्ट बैकवर्ड है, फ्रिक्शन फॉरवर्ड है। तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस स्लाइडिंग इफेक्ट ऑफ वन सरफेस ऑफ अनदर। देखो, इट इज अ फोर्स दैट अपोजेस sliding effect of one surface over another. फ्रिक्शन खाली स्लाइडिंग को अपोज नहीं करती, स्लाइड होने की कोशिश को भी अपोज करती है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस स्लाइडिंग इफेक्ट ऑफ वन सरफेस ओवर अनदर। सिंपल वर्ड में इट अपोजेस स्लाइडिंग मोशन, सिंपल वर्ड्स में इट अपोजेस स्लाइडिंग मोशन। स्लाइडिंग मोशन तो तुम्हें पता है, देखो ये मेरी बात सुनो, मेरा हाथ स्लाइड हो रहा है, इधर को स्लाइड हो रहा है ना, राइट पे, फ्रिक्शन लेफ्ट पे एक्ट कर रही है। मेरा हाथ स्लाइड होना चाह रहा है, स्लाइडिंग इफेक्ट है, होना चाह रहा है, फ्रिक्शन किधर एक्ट कर रही है? पीछे को। फ्रिक्शन अपोजेस स्लाइडिंग, खाली स्लाइडिंग नहीं, स्लाइड होने की कोशिश को भी अपोज करती है। ये देखो, मैं कुर्सी को, ये चेयर है, मैं खींच रहा हूं, मैं इधर को स्लाइड कर रहा हूं, ये इधर को स्लाइड हो रही है, फ्रिक्शन पीछे को एक्ट कर रही है। अब इसके ऊपर मैंने बिठा लिया किसी बच्चे को और मैं खींच रहा हूं, आ ही नहीं रही मेरी तरफ, ठीक है ओके, किसी को बिठा लिया, हाँ जी, ट्राई करके देखिए ओके, स्लाइडिंग इफेक्ट है लेकिन हिल नहीं रही, भारी चीज। तो यू नो फ्रिक्शन क्या करती है? इट अपोजेस बेसिकली स्लाइडिंग मोशन, मोशन नहीं, स्लाइडिंग मोशन, स्लिपिंग को अपोज करती है। हमें कैसे पता चला कि स्लाइडिंग इफेक्ट किधर को एक्ट कर रहा है? बिल्कुल गुड क्वेश्चन पुत्र। ये देख ये ब्लॉक है, इसको मैं यूं पुल कर रहा हूं, अब बताओ ये किधर स्लाइड होना चाह रहा है? ये किधर जमीन पे, उधर को स्लिप होना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन इधर है। अच्छा, अब इस स्लोप के ऊपर कोई चीज पड़ी हुई है, स्लोप स्लाइड के ऊपर कोई चीज पड़ी हुई है, ये किधर स्लिप होना चाह रही है? किस डायरेक्शन में स्लिप होना? डाउन। तो फ्रिक्शन कहां होगी? जिस साइड पे स्लिप होना चाह रही है। जमीन पे पांव रख रहा हूं मैं, पांव को पीछे स्लिप कराना चाह रहा हूं, फ्रिक्शन आ गया। रोड पे टायर घूम रहा है, जो टायर जब घूम रहा होता है ना, ये इसको इंजन एक्सेलरेट करा रहा है, ये स्लिप किधर होना चाह रहा है? ये पॉइंट स्लिप किधर होना चाह रहा है? पीछे को स्लिप होना चाह रहा है। अब देखो ना, ये टायर यूं जा रहा है, अगर आप यहां पे पानी पड़ा हो और पीछे खड़े हो तो आपके मुंह पे पानी आएगा, यूं करके पीछे को फेंक रहा है, ये डस्ट को पीछे को फेंकता है, पता है आपको ना, ये पीछे को स्लिप होना चाह रहा है, फ्रिक्शन आगे को है। तो जिस साइड पे बॉडी स्लिप होना चाह रही होती है, फ्रिक्शन उसको अपोज करती है। इज इट क्लियर टू यू? व्हाट इज फ्रिक्शन? इट अपोजेस स्लाइडिंग मोशन। खाली मोशन नहीं बोलना, इट अपोजेस, जिस साइड पे बॉडी स्लाइड हो रही है या होना चाह रही है उसको अपोज करता है। तो स्लाइडिंग इफेक्ट में दोनों वर्ड आ जाते हैं, स्लाइड हो रही है या स्लाइड होने की कोशिश कर रही है, फ्रिक्शन उसको अपोज करती है। ओके, लिख दिया? लिखिए इट डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। नेक्स्ट लिखिए इट डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। इट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 नॉर्मल रिएक्शन, नंबर 2 नेचर ऑफ सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब तो पुश, जितनी जोर से सरफेसेस एक दूसरे को पुश कर रही हैं
उतनी फ्रिक्शन ज्यादा है। खाली कुर्सी को ड्रैग करना इजी है ना, बच्चे को बिठा के ड्रैग करना, 10 बच्चों को बिठा के ड्रैग करना और मुश्किल है। पुश बढ़ गया ना, पुश बढ़ गया, फ्रिक्शन बढ़ गई। बेटा जितना जितना पुश ज़्यादा होता है उतनी फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। मैं आपको एग्जांपल इसकी इस तरह भी देता हूँ। अक्सर खेल रही होती हैं हम, अक्सर अपनी ताकत शो करने के लिए। एक आपका हाथ है, एक मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ या आपका हाथ। मैंने आपका हाथ पकड़ा, मैं कहता हूँ छुड़ाओ, आपने फोर्स लगाई, छूट गया, आपने फोर्स लगाई। अब मैं कहता हूँ अब बच्चे छुड़ा के दिखा, क्या करता हूँ, आई टाइट माई ग्रिप, है ना, ग्रिप टाइट करती है ना, फिर क्या करती है, अब वो मुश्किल होती है उसको निकालने में। ग्रिप टाइट होगी तो क्या बढ़ गया, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया, पुश बढ़ गया। यू नो, आप चाहते हो कुछ चीज आपके हाथ से स्लिप ना हो, क्या करते हो, अपने हाथ को जोर से दबाते हो ना, यू इंक्रीज योर पुश, फ्रिक्शन इंक्रीजेस। अच्छा, अगर ऑयली सरफेस होगी तो निकल जाएगा, नेचर ऑफ सरफेस। खुरदरी होगी, ड्राई, मुश्किल होगी। गेट इट? जितना रफ सरफेस होगी उतनी फ्रिक्शन ज्यादा होगी। तो यहां पे क्या रिलेशन है, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन डबल, फ्रिक्शन डबल। नॉर्मल रिएक्शन 10 टाइम, फ्रिक्शन 10 टाइम्स। नेचर ऑफ सरफेस, ये रफर द सरफेस, लार्जर द फ्रिक्शन, स्मूदर द सरफेस, स्मॉलर द फ्रिक्शन। यहां पे लिखिए, स्मूदर द सरफेस, स्मॉलर द फ्रिक्शन। अभी बात खत्म नहीं हुई। हाँ जी, रफर द सरफेस, लार्जर द फ्रिक्शन। अच्छा बच्चों, मेरे बराबर आए प्लीज। फ्रिक्शन, ये एफ इज फ्रिक्शन। हाँ भाई प्लीज थोड़ा फास्ट। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस स्लाइडिंग मोशन, दैट अपोजेस, एक सरफेस को दूसरी सरफेस पे स्लाइड होने से रोकती है, फ्रिक्शन। ओके, लिख लिया ना, कॉपी कर लिया। अच्छा, किसी क्वेश्चन में अगर वर्ड आ जाए ना, अ स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस है, तो हम अज्यूम करते हैं कि फ्रिक्शन नहीं है। हम अज्यूम करते हैं फ्रिक्शन, हम निग्लेक्ट कर देते हैं। अगर वर्ड आता है ना लाइट बॉडी, तो हम अज्यूम करते हैं वेट नहीं है। फिजिक्स के क्वेश्चन में अगर आ जाए अ लाइट रॉड, मतलब वेट इज निग्लिजिबल। अगर आ जाए स्मूथ सरफेस, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन निग्लिजिबल है, ऐसे क्वेश्चन में। अच्छा बच्चों, अब जो है ना ज्यादा मुश्किल चीज, इतनी डिटेल नहीं है लेकिन समझाने के लिए बताना जरूरी है, या एग्जाम में नहीं आएगा। एक होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होती है डायनामिक फ्रिक्शन, एक होती है फ्लूइड फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जब बॉडी स्लिप नहीं हो रही उस वक्त तक करती है। जब बॉडी रुकी हुई है, जब बॉडी कहां पर है, रेस्ट पर है, स्लाइड होने की कोशिश कर रही है, स्लाइड नहीं हो रही, उस वक्त तक करती है। डायनामिक फ्रिक्शन उस वक्त करती है जब बॉडी स्लाइड हो रही है। जब बॉडी क्या हो रही है, स्लाइड हो रही है। जब कुर्सी को खींच रही है, स्लाइड होती जा रही है, तो डायनामिक फ्रिक्शन एक्ट करती है। अच्छा, आप जरा गौर से सुनिएगा, प्लीज पे अटेंशन। मैं इस सरफेस पे खड़ा हूं, मेरे में और इस सरफेस में अभी फ्रिक्शन की कितनी वैल्यू है? गुड, हाउ डू यू कम टू नो? यू राइट, ओके, गुड ट्राई, आप अच्छा बोल रहे हो। देखो गुड, ऐसे बनाता हूं, सुनो 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 सुनो। ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस है, रफ ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये ब्लॉक पड़ा हुआ है। इस पे फ्रिक्शन कितनी एक्ट कर रही है, ये मुझे किसी ने बताना है, ठीक है? तो आप बोलेंगे सर इस पे 0 फ्रिक्शन एक्ट कर रही है। यार बात क्या है, देखो मेरी बात सुनो, ये भी रफ है, ये भी रफ है, फ्रिक्शन तो 0 नहीं है। फ्रिक्शन होगी, लिसन बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं पता होती बच्चों को। आप बोलो, वही कह रहा हूं, अभी है 0, अभी 0 है, रफ सरफेस है। अभी समझाता हूं, लेकिन सुन तो लो मेरा बेटा। देखो बेटा, ऑल ऑफ यू प्लीज, असल में फ्रिक्शन 0 होनी नहीं चाहिए, क्योंकि रफ सरफेस है, स्मूथ थोड़ी कहा है, रफ है, फ्रिक्शन होनी चाहिए, वो है फ्रिक्शन। अभी एक्ट नहीं कर रही, क्यों? अभी ये स्लिप नहीं होना चाह रहा, अभी स्लाइडिंग इफेक्ट 0 है, ना ये सज्जे जाना चाह रहा है, ना ये खब्बे जाना चाह रहा है, ये राइटो लेफ्टो स्लाइड नहीं होना चाह रहा। हाँ, तुमने खींचा इसको, तुमने फोर्थ लगाई 10 न्यूटन, नहीं चला,
इसका मतलब फ्रिक्शन भी कितनी है, स्लाइडिंग फोर्स उतनी फ्रिक्शन। आपने फोर्स बढ़ा दी गुस्से में आके 20 न्यूटन, नहीं चला, फ्रिक्शन भी कितनी होगी। आपने फोर्स कर दी 100 न्यूटन, नहीं चला, आपने छोड़ दी, ये भी जीरो। जितनी अप्लाइड फोर्स उतनी फ्रिक्शन। जब तक बॉडी स्लिप नहीं हो रही होती, फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर देती है। सुनिए मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अभी ये रफ सरफेस है, अभी ये स्लाइड नहीं होना चाह रहा, देयर इज नो स्लाइडिंग इफेक्ट, देयर इज नो फ्रिक्शन। हाँ, जब ये स्लाइड होना चाहेगा, आपने स्प्रिंग बैलेंस लगाया और स्प्रिंग बैलेंस से इसको खींचा, आप देखना चाहते हैं इसकी मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी है जो एक्ट कर सकती है इसके ऊपर। मैक्सिमम फ्रिक्शन ऐसे ही चेक करेंगे आप, आहिस्ता आहिस्ता पुल बढ़ाएंगे, जिस पॉइंट पे ये जरा सा मूव करेगा वो नोट डाउन करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार उसकी एवरेज ले लेंगे, एटीपी में आएगा ये। ओके बेटा, नॉन लिसन भी, ये ब्लॉक है, अभी मैं चाहता हूं इसमें फ्रिक्शन कितनी है, मैं पुल नहीं कर रहा, अप्लाइड फोर्स जीरो, फ्रिक्शन जीरो। अप्लाइड फोर्स, स्लाइडिंग फोर्स, स्लाइडिंग फोर्स, स्लाइडिंग फोर्स 5 न्यूटन, ये नहीं चला तो फ्रिक्शन भी हो गई है 5 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स 15 न्यूटन, ये नहीं चला तो फ्रिक्शन उसको बैलेंस करिए 15 न्यूटन। अब अप्लाइड फोर्स मैंने इधर लगा दी, अप्लाइड फोर्स यहां लगा दी 20 न्यूटन, ये नहीं चला तो फ्रिक्शन इधर होगी 20 न्यूटन। तो जब बॉडी स्लिप नहीं हो रही होती तो फ्रिक्शन कितनी होती है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल, स्लाइडिंग फोर्स के इक्वल। स्लाइडिंग फोर्स जीरो, फ्रिक्शन जीरो। स्लाइडिंग फोर्स 10 न्यूटन, फ्रिक्शन 10 न्यूटन। सुने हो ना। हाँ, जब बॉडी स्लाइड होने लग जाती है तब फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर मैं ग्राफ बना के समझाऊं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहां पे है फ्रिक्शन, यहां पे अप्लाइड फोर्स या स्लाइडिंग फोर्स, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये 20 होगा तो ये भी 20 होगा, ग्राफ ऐसे जाएगा बस एक मैक्सिमम वैल्यू तक। इसको बोलते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन, अभी चला नहीं था बॉडी, तो जब मैंने इसके ऊपर लगाई ना फोर्स 200 न्यूटन नहीं चला, लेकिन जैसे मैंने 201 न्यूटन लगाई ये चलने लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन 200 से ज्यादा बस एक मैक्सिमम वैल्यू तक हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, जब ये स्लिप होने लग गया तो इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रही, अब कौन सी फ्रिक्शन एक्ट करेगी, डायनामिक, और उसकी वैल्यू इससे कम होती है, मैक्सिमम से कम होती है। चीजों को समझा नहीं रहा मैं, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, सिर्फ बता रहा हूं। सुनो, ये ए लेवल में भी नहीं आती चीजें, आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब अप्लाइड फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शन जीरो है। अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन, फ्रिक्शन -10 न्यूटन, ऑब्वियस। अप्लाइड फोर्स 30 न्यूटन, फ्रिक्शन -30 न्यूटन, अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, मैक्सिमम इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन है 200 न्यूटन। लिसन, अब बताता हूं थोड़ा सा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है 200 न्यूटन। अगर आप 200 न्यूटन से कम फोर्स लगाएंगे ये कभी स्लिप नहीं होगा, 200 न्यूटन तक स्लिप नहीं होगा। हाँ, 200 न्यूटन से ज्यादा लगा दी आपने, उसके ऊपर लगा दी 210 न्यूटन फोर्स, अब क्या होगा, अब मैक्सिमम स्टैटिक कितनी थी 200 न्यूटन, उससे पूरा जोर लगा लिया, रोक नहीं पाया, अब ये जरा सा हिला, स्लिपिंग स्टार्ट होगी ना। अब क्या स्टार्ट होगी बेटा, अब डायनामिक फ्रिक्शन अप्लाई होगी। अब डायनामिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम स्टैटिक से थोड़ी कम होती है। चीज़ों को इनिशियली चलाना मुश्किल है, जब चल पड़ती हैं तो फिर आसान होता है। यू नो, गाड़ियों में ABS सिस्टम होता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, पता है आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, जो टायर स्किड ना करे, ब्रेक लगाएं, अगर टायर रुक जाएगा तो टायर स्किड करेगा, जब स्किड करेगा तो डायनामिक फ्रिक्शन होगी, तो ब्रेक बार बार लगती है, पीरियोडिक ब्रेक लगती है, जब जोर से दबाओ ना पैडल, डर की आवाज आ रही होती है, एकदम से ब्रेक नहीं लगती, वो टायर को रुकने से रोकती है, स्टॉप होने से रोकती है। टायर स्टॉप हो गया तो गाड़ी की स्किडिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्किडिंग स्टार्ट हुई तो डायनामिक फ्रिक्शन एक्ट करेगी। जब तक टायर घूमता जा रहा है, स्लिप नहीं हो रहा, ड्रिफ्टिंग नहीं हो रही, उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन है। बेटा अगर टायर चल रहा है, आप कहेंगे सर टायर तो मूव हो रहा है, टायर स्लिप नहीं हो रहा, मूव हो रहा है, मूव हो रहा है, ये इधर आ गया, मूव हो रहा है, पॉइंट यहां पर आ गया। अगर हाँ एक ही जगह पे घूमता रहे तो फिर स्लिपिंग हो रही है। जब स्लिपिंग हो रही है तो कौन सी फ्रिक्शन है, डायनामिक फ्रिक्शन है। जब स्लिपिंग नहीं हो रही, बस घूमता जा रहा है, आगे जाता जा रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। इतनी डिटेल नहीं चाहिए, बस सिंपल, मेक इट सिंपल। व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन, इट इज अ फोर्स दैट अपोजेस स्लाइडिंग इफेक्ट, स्लाइडिंग मोशन अपोज करती है। किधर एक्ट करती है, जिस साइड पे बॉडी स्लाइड करना चाह रही है या कर रही है, इसके ऑपोजिट एक्ट करती है, बस इतना पता होना चाहिए। किस पे डिपेंड करती है, नॉर्मल रिएक्शन पे, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा फ्रिक्शन ज्यादा होगी, और किस पे डिपेंड करती है, सरफेस की नेचर पे डिपेंड करती है, बस। इज इट क्लियर टू यू, इतनी डिटेल जानना जरूरी नहीं है, ये आपके लिए लॉजिकल है। थैंक यू स्टूडेंट्स।
इसको स्टॉप कर दो, स्टॉप।